हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी जो हमारे चैप्टर्स रह गए थे, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, उन पे मैंने थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया है क्योंकि ये जो तुम्हारे लास्ट के चैप्टर्स हैं, डेट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये चारों चैप्टर अपने आप में ही 30 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। तो और थोड़े से ज़्यादा टेक्निकल चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू दोज चैप्टर्स। तो हम लोग पहले ये कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उन वाले चैप्टर्स को कर लेंगे। वरना मैं बीच बीच में कोशिश करूँगी कि मैं उन वाले चैप्टर्स की भी वीडियोस अपलोड करती रहूँ, ठीक है। लेकिन पहले तुम लोग ये वाले चैप्टर्स देखना, उसके बाद तुम लोग उन वाले चैप्टर्स पर जाना, ठीक है। इनमें से ज़्यादा अच्छी केस स्टडीज़ और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर में से, और ये चैप्टर थोड़े से ज़्यादा टेक्निकल हैं एज़ कम्पेयर टू दोज चैप्टर्स। तो आ जाओ, शुरू करते हैं अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब यहाँ पर इसने क्या पूछा है हमसे, इसने पूछा है explain the concept of financial management and what are the objectives of financial management। अब देखो, the term finance refers to मनी और फंड्स अवेलेबल टू द कंपनी। जो भी पैसा, जो भी फंड किसी भी फॉर्म में कंपनी के पास अवेलेबल है, उसे हम कहेंगे फाइनेंस, ठीक है। इट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस, देयर फोर इट इज़ असेंशियल टू मैनेज द फाइनेंस। ये लाइफ ब्लड है, मतलब तुम ये सोच लो, पैसे के बिना तो तुम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन तुम बिना पैसे के मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर देख सकते हो। तो इट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो अब फाइनेंस को मैनेज करना भी तो ज़रूरी है ना, है ना। तो अब वो कैसे करते हैं, आओ देखो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ रेजिंग एंड स्पेंडिंग मनी। अब यहाँ पे रेजिंग एंड स्पेंडिंग मनी क्यों लिखा है? मतलब कि तुम अपने पास अपना पैसा कैसे रेस कर रहे हो, मतलब कैसे उस पैसे को तुम लोग कैसे, सॉरी, हाँ, तो उस पैसे को तुम कैसे रेस कर रहे हो, मतलब कैसे कैसे तुम पैसा कमा सकते हो और कैसे कैसे तुम अपने उस पैसे को स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। इट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी सच एज प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आया, प्रॉफिट आया, तुमने अपने उस प्रॉफिट को, उस फाइनेंस को, उस पैसे को तुमने कैसे स्पेंड करा? उड़ा दिया? नहीं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करा, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, या फिर कभी कभी एम्प्लॉयज़ को बोनस दे दिया। तो इन सब चीज़ों को ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। अपने आए हुए पैसे का कैसे यूज़ करना है, कैसे उस पैसे को मैनेज करना है तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो, एवरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विद टू एस्पेक्ट्स: प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रिक्योरमेंट है ना, इसका मतलब क्या होता है? प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स का मतलब क्या होता है किसी भी बिजनेस में? ये क्या हो रहा है, ये खुद क्यों चल रहा है? हाँ, किसी भी बिजनेस में जब हम कोई भी चीज़, गुड्स परचेज करते हैं, सर्विसेज परचेज करते हैं, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम मैनेजमेंट करते हैं, कैसे हम स्पेंड करते हैं अपने फंड्स को, इन सब को कहते हैं प्रिक्योरमेंट, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बोलूँ? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है। अगला, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इन मोस्ट इफेक्टिव मैनर। हमारे पास जो फंड है या हमारे पास जो पैसा आया है, उसको सबसे इफेक्टिव मैनर में, सबसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, ठीक है। इन्हें ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। अब देखो ज़रा तुम, अब देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ। द मेन एंड फोरकास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर्स की वेल्थ बढ़ाना, मतलब इक्विटी शेयर्स के पैसे बढ़ाना, ठीक है। अगला ये देखो, एवरी फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट टेक द फाइनेंशियल डिसीजन वेरी केयरफुली सो दैट द प्राइस ऑफ द शेयर कैन बी इंक्रीज इन द स्टॉक मार्केट। जो द ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली फुलफिल्स मैनी अदर ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अब देखो,
ऐसा होता है, ये जो होते हैं ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये जो होते हैं, इनमें हमारे हर कंपनी के शेयर लिस्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारी कंपनी की शेयर वैल्यू, अगर तुमने इतने अच्छे से अपने बिजनेस को मैनेज कर रखा है ताकि तुम्हें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो वहाँ पर जहाँ पे तुम्हारी कंपनी की शेयर लिस्टिंग हुई हुई होगी ना, वहाँ पर तुम्हारी कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, जहाँ से तुम्हें भी प्रॉफिट होगा। शेयर होल्डर्स को तो होगा होगा, तुम्हें भी प्रॉफिट होगा इस चीज़ का। जब तुम्हारी कंपनी की मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, लिस्टिंग वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या और लोग अट्रैक्ट होंगे तुम्हारी कंपनी की साइड पैसा लगाने में? तो इसका मतलब यही है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ। और यही ऑब्जेक्ट, अगर तुमने यही ऑब्जेक्ट एक अच्छे तरीके से अचीव कर लिया, तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी तुम अचीव कर सकते हो। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। अगला देखो, to procure required funds at most reasonable cost and their effective utilization। अब फंड्स को बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में खरीदना, सॉरी, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में यूटिलाइज करना और उनका इफेक्टिव यूज़ करना। देखो अब इसे क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू अरेंज एडुकेट फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट। मतलब फंड्स का अरेंजमेंट करना रीजनेबल कॉस्ट पे, ऐसी जगह से पैसा लगवाना अपनी कंपनी में जहाँ पर तुम्हें, अगर तुम्हें एकदम से किसी भी चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो तुम्हें बहुत ही सही रेट पे, मतलब एकदम से सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे तुम्हें पैसा मिल जाए, उसको ही कहते हैं प्रिक्योरमेंट ऑफ रिक्वायर्ड फंड्स एट मोस्ट रीजनेबल कॉस्ट, ठीक है। एंड टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जो तुम्हें फंड्स आएंगे, जो तुम्हारे पास पैसा है, उसका अच्छे से यूज़ करना, उसे आलतू फालतू चीज़ों में खर्च नहीं कर देना। जैसे कि आज तो पैसा आ गया, आज तो हमारा लोन पास हो गया, चलो पार्टी करते हैं, नहीं, ठीक है। सो दैट द इन्वेस्टमेंट मस्ट रिमेन सेफ एंड साउंड, ताकि जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो सेफ रहे, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है, टू अवॉइड आइडियल फंड्स बट मेंटेन ऑप्टिमम लिक्विडिटी। अब देखो, अब इसका क्या मतलब है, इट इज़ ऑल्सो द एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू अवॉइड आइडियल फंड्स बट ideal because ideal funds add the cost of finance। every financial manager must maintain optimum liquidity of funds। ideal funds मतलब तुम्हारा जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है ना, मतलब तुम्हारा जो पैसे का सोर्स है, वो सिर्फ एक अकेला सोर्स नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे पास कम से कम 2 से 3 पैसे के सोर्स रहने चाहिए, कि अगर एकदम से कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया ना, तो तुम्हारे पास 3 से 4 फाइनेंस के सोर्सेज हों जहाँ से तुम फंड अरेंज, पैसे अरेंज कर सकते हो। आइडियल फंड नहीं होना चाहिए, एक अकेला फंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास प्रॉपरली सोर्सेज होने चाहिए जहाँ से तुम पैसे अरेंज कर सको, या फिर तुम्हारे पास इतनी रिटेन अर्निंग होनी चाहिए कि तुम पैसे आराम से इन्वेस्ट कर सको, ठीक है। अब रिटेन अर्निंग क्या होता है, रिटेन अर्निंग होता है कि जो पैसा हम लोग अपने बिजनेस से कमाते हैं, जो पैसा हम रखते हैं आगे फ्यूचर के लिए, उसको कहते हैं हम रिटेन अर्निंग, ठीक है। अगला देखो, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब रोल क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, द कॉमन एक्टिविटीज एंड एरियाज विच आर इन्फ्लुएंस बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब ये क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंस रोल इन डिटरमाइनिंग द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ अ बिजनेस, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक द डिसीजंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तुम्हारे बिजनेस का साइज क्या है, तुम्हारी कंपनी का साइज क्या है, और तुम्हारा बिजनेस है किस चीज़ का, ठीक है। ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक रोल है, ठीक है। अगर तुम्हारा बड़ा बिजनेस है, ठीक है, जैसे कि सपोज करो अगर तुम्हारा स्टील्स का बिजनेस है, मतलब स्टील की फैक्ट्री है, तो उसके लिए तुम्हें ज़्यादा बड़ा साइज़ चाहिए, मतलब तुम्हारा जो लैंड होना चाहिए, एरिया, वो भी बड़ा होना चाहिए। और स्टील के बिजनेस के लिए तुम्हें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए। जैसे कि सपोज करो अगर यहीं पर तुम्हारा प्लास्टिक बॉटल्स बनाने का बिजनेस है, तो ये तुम छोटे एरिया में भी बना सकते हो, और इसके लिए तुम्हें इस इन्वेस्टमेंट भी कम चाहिए एज कम्पेयर टू स्टील बिजनेस। तो साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है।
तुम्हारे बिजनेस के साइज पे डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना बड़ा लैंड चाहिए, आई मीन कितना साइज है तुम्हारे बिजनेस का, तो इन्वेस्टमेंट भी तुम्हें उसी हिसाब से लगेगी। और अगर मैं बात करूँ स्टील की फैक्ट्री लगाने की, तो उसमें तुम्हें ऑब्वियसली ज़्यादा मशीनरी लगेगी एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक बॉटल्स बनाने की फैक्ट्री में। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करेंट एसेट्स। अब ये क्या हो गया, करंट एसेट्स तो तुम लोग बहुत अच्छे से अवेयर हो गए करंट एसेट्स क्या होता है, मुझे नहीं लगता मुझे ये चीज़ समझाने की ज़रूरत है। टू इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स एंड इट्स डिवीजन इन कैश, बी आर, इन्वेंट्रीज एक्सेट्रा। अब अगला देखो, ये पॉइंट तो मुझे नहीं लगता समझाने की ज़रूरत है, तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। अगला देखो, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजरियल मैनेजमेंट takes decisions regarding the proportion of long term and short term finance. If any company wants more liquidity, then it raise more long term finance. इफ़ वॉन्ट लेस लिक्विडिटी देन रेजेस शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब देखो इसका क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स का क्या मतलब है इसका। अगर हमारे बिजनेस को ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, जैसे कि सपोज करो अगर मुझे कोई बड़ी मशीन खरीदनी है अपने बिजनेस में, तो मुझे लॉन्ग टर्म फंड लगेंगे। वहीं पर अगर मुझे रॉ मटेरियल खरीदना है या अपने लेबर को वेजेस देनी है, तो मुझे शॉर्ट टर्म फंड लगेगा। ठीक है, तो मुझे कम लिक्विडिटी लगेगी। अगर मुझे मशीन खरीदनी है तो मुझे ज़्यादा लिक्विडिटी लगेगी, मतलब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब अगला देखो, फिक्सिंग डेप्ट इक्विटी रेशियो इन कैपिटल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स इन मिक्सिंग द ऑनर्स कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल इन अ प्लान वे सो दैट द इन्वेस्टर्स कैन गेट द फेयर रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो क्या होता है, अब देखो मैं तुम्हें सिंपल सादी सी भाषा में समझाऊं तो ऑनर्स इक्विटी और बोरो मतलब ऑनर्स फंड और बोरोड फंड को जब हम मिक्स करते हैं, ठीक है, हेल्प्स इन मिक्सिंग द ऑनर्स इक्विटी एंड बोरोवर्स फंड इन अ प्लान्ड वे सो डैट द इन्वेस्टर गेट द फेयर रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा देखो, अब क्या होता है, ऑनर्स इक्विटी क्या होता है, जब जो ऑनर है बिजनेस का वो खुद का पैसा लगाए, इनिशियल कैपिटल उसकी हो, वो खुद पैसे लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करे, या वो अपने बिजनेस में खुद ही पैसा लगा रहा है। अब वो खुद पैसा कैसे कैसे लगा सकता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग के थ्रू। ठीक है, और बोरोड फंड में वो कैसे करता है फंडिंग, क्या क्या सोर्सेज है उसके, लोन लेके, जैसे कि डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब आ गए हमारे बोरोड फंड में, जब वो पैसा बोरो करके लेता है। ठीक है, और ऑनर्स फंड में जब वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करता है अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए। ठीक है, तो अगर इन दोनों को हम प्लान्ड वे में यूज़ करेंगे, दोनों चीज़ों को मिक्स करके प्लान्ड वे में यूज़ करेंगे, तो जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना लोग, उन्हें भी रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिलेगा। इन शॉर्ट इसका मतलब इतना है। ठीक है, बाकी तुमने डेप्ट इक्विटी रेशो तो पढ़ा ही होगा, क्या होता है डेप्ट इक्विटी रेशो, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, डेप्ट इक्विटी रेशो तो तुम लोगों को पता ही होगा क्या होता है, फिर भी मैं तुम लोगों को बता देती हूँ डेप्ट इक्विटी रेशो क्या होता है। डेप्ट इक्विटी रेशो होता है टोटल लाइबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, जो भी तुम्हारी बिजनेस की टोटल लाइबिलिटीज हैं अपॉन में शेयर होल्डर्स की इक्विटी। ठीक है, ये होता है हमारा डेप्ट इक्विटी रेशो। अब अगला देखो, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो तुम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन अफेक्ट ऑल द आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस। जनरली आइटम्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड इन लॉस। If we pay more interest on debts, it will increase expenses. If we use more equity and higher dividend to be paid, then it will affect पी एंड एल अकाउंट। ठीक है, पी एंड एल में तो पता है हमारी हमारी बिजनेस की जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी आइटम होगी, वो पी एंड एल पे इफेक्ट ज़रूर डालेगी। ठीक है, पी एंड एल मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है,
जनरली आइटम रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड इन P&L अकाउंट। ठीक है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो भी हमारा रेवेन्यू आ रहा है वो P&L में होगा रिकॉर्ड। इफ़ वी पे मोर इंटरेस्ट ऑन डेट्स इट विल इंक्रीज एक्सपेंसेस। अगर हम ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे अपने डेप्ट पे, मतलब जो हमने लोन लिया है, अगर हम उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो वो भी तो हमारे लिए एक टाइप का एक्सपेंस ही होगा कि हर महीने तुम लोग अपनी EMI पे कर रहे हो। एक्सपेंस ही तो है ये एक तरीके का। ठीक है, एंड इफ़ वी यूज़ मोर इक्विटी देन हायर डिविडेंड विल बी पेड। और अगर हम ज़्यादा इक्विटी यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा। मतलब अगर हम ज़्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए तो हमें उन लोगों को डिविडेंड भी तो देना पड़ेगा ना। एम्प्लॉयज़ को बोनस देते हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। अगर तुम्हारी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा लगाएंगे, शेयर्स खरीदेंगे, तुम्हारी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदेंगे, तो तुम्हें उन्हें डिविडेंड भी तो देना पड़ेगा ना। तो वो भी हमारे P&L पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, डिविडेंड भी तो एक्सपेंस ही होता है कंपनी के लिए। अब देखो अगला क्या है, एक्सप्लेन ब्रीफली द फाइनेंशियल डिसीजंस। अब ये बहुत ध्यान से पढ़ना तुम लोग, एक ना एक डिसीजन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो, टेकन बाय द मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ईच डिसीजन। ठीक है, अब हमें बताना है कि फाइनेंशियल डिसीजन जो है इसको कौन से इसके कौन से 3 टाइप्स हैं, और हमें ये भी बताना है कि उन डिसीजंस को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 टाइप्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन विच आर टेकन बाय द मैनेजमेंट: इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। अब मैं इसको स्टार्ट करने से पहले ना तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मैं तुम लोगों के लिए ढूंढ के लाई थी। देखो ये इमेज देखो तुम, देखो फाइनेंशियल डिसीजन बाय फाइनेंशियल ऑफिसर। यहाँ पे इसने 3 डिसीजन दे रखे हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। अब ये जो फैक्टर्स हैं ना, ये इस पे इम्पैक्ट डालते हैं। देखो क्या क्या, फाइनेंशियल डिसीजन में आएगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन, और फाइनेंसिंग डिसीजन में आएगा डेप्ट और इक्विटी। ठीक है, और डिविडेंड डिसीजन में आएगा रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड्स। ठीक है, ये इसका चाहे तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब आ जाओ, वापस से आते हैं इस पे अपने PDF पे। देखो अब क्या है, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ये क्या होता है, आइए देखते हैं। दिस डिसीजन इज रिलेटेड टू द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स। ठीक है, लाइक परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, एडवांस टेक्निक एक्सेट्रा, इन विच फंड्स आर इन्वेस्टेड बाय द कंपनी। अब इन्वेस्टमेंट से तो पता चल ही रहा है कि जब हम एसेट्स में, जैसे कि हम सपोज करो हम लैंड परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हें किसी चीज़ की फैक्ट्री लगानी है या फिर तुम लोगों को एक दुकान खोलनी है, तो तुम लोग ऐसी जगह पे लैंड लेना प्रेफर करोगे, ऐसी जगह पे दुकान लेना प्रेफर करोगे जहाँ पे तुम्हें लगता है कि हाँ जो मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ इसकी सेल अच्छी होगी यहाँ पर या नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला है केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स लाइक परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, एडवांस टेक्निक्स। ठीक है, इन विच फंड्स आर इन्वेस्टेड बाय द कंपनी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर नॉन एज कैपिटल बजटिंग एंड शॉर्ट टर्म डिसीजंस आर नॉन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो होंगे उन्हें हम कहेंगे कैपिटल बजटिंग। अब उन्हें हम कैपिटल बजटिंग क्यों कहेंगे, क्योंकि उनमें ज़्यादा पैसा लगेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसा लगेगा। अब जैसे कि सपोज करो तुम मशीन खरीद रहे हो या तुम लैंड खरीद रहे हो, इनमें तुम्हारी कैपिटल ज़्यादा लग रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म क्या हो गया, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीद लिया या फिर अपने लेबर को वेजेस दे दी, तो ये क्या हो गई शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हम सबको पता है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स इफेक्टिंग
इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफ़ेक्ट करते हैं। हर में से मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ाने वाली हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन तुम हर एक में से कम 5 से 6 फैक्टर्स याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो तुमसे केस स्टडी में भी पूछ सकता है कि अच्छा ये है इसका आंसर, तो ऐसे 2 फैक्टर्स बताओ जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफ़ेक्ट करते हैं, या फिर ऐसे 2 फैक्टर्स बताओ जो फाइनेंशियल डिसीजन को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। आराम से 5-6 तो पढ़ के जाना, ठीक है। अब देखो, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। व्हेन अ कंपनी टेक्स इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इट एनालाइज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज मेड इन दैट प्रोजेक्ट। अब सपोज करो कुछ भी लेने के लिए, कोई प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करने के लिए मैंने एक मशीन ली, ठीक है, या फिर चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि सपोज करो मुझे एक शॉप खोलनी है, ठीक है, मुझे कन्फेक्शनरी की शॉप खोलनी है। अब कन्फेक्शनरी की शॉप लेने से पहले मैं आसपास की लोकेलिटी देखूंगी कि किस लोकेलिटी में मेरा कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, या फिर मेरा प्रॉफिट कितना होगा, क्या ये जगह मेरी दुकान लेने के लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, व्हेन अ कंपनी टेक्स फाइनेंशियल डिसीजन इट एनालाइज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट। अब मैं क्या करूँगी, मेरे शॉप वाले एग्जाम्पल पर आओ, मैं क्या करूँगी, मैं ना वहाँ आसपास की लोकेलिटी चेक करूँगी, कैसी लोकेलिटी है, ठीक है, मेरा यहाँ से प्रॉफिट कितना हो सकता है, क्या मुझे यहाँ पे नॉर्मल 5-10 रुपए वाले पैकेट रखने चाहिए या फिर मुझे यहाँ पे बड़े 20-20 वाले पैकेट रखने चाहिए चिप्स के, क्या यहाँ पे मेरे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, ठीक है। हम लोग ये सब चीज़ें चेक करेंगे, क्या मुझे यहाँ से प्रॉफिट आएगा इन सब चीज़ों में या नहीं आएगा, हम ये सब चीज़ें चेक करेंगे। तो उसे क्या बोलते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तुम्हें एक रफ आइडिया लगाना चाहिए कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट से कितना कैश मिल सकता है या फिर कितना कैश तुम्हारा लग सकता है इस प्रोजेक्ट में, ठीक है, बिकॉज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज मेड इन दैट प्रोजेक्ट। हम एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इट मीन्स द कंपनी compares the earning capacity of different projects and at last the best project is selected। अब क्या हुआ, मेरे उसने बताया प्रॉपर्टी डीलर ने कि ये 4-5 दुकानें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। अब मैं इनमें से देखूंगी कि मुझे कहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न अच्छा मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर मुझे लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगी अच्छी, तो मैं उसे उठा लूँगी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये भी दे रखा है एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट ए हैविंग 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न, प्रोजेक्ट बी हैविंग 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न, सो प्रोजेक्ट बी मस्ट बी सेलेक्टेड। तो हम प्रोजेक्ट बी उठा लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब देखो रिस्क इन्वॉल्व्ड, विद एवरी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल देयर आर सम रिस्क इन्वॉल्व। हर चीज़ में रिस्क इन्वॉल्व है। मुझे क्या पता जिस लोकेलिटी में मैंने कन्फेक्शनरी की शॉप ली है मेरी चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है। तो with every investment proposal there is a risk involved, so company must try to calculate the risk involved of every proposal and should prefer the investment proposal with lesser degree of risk। तो हमें हर एक प्रपोजल मतलब हर एक एरिया की दुकान में देखूंगी कि किसमें सबसे कम रिस्क इन्वॉल्व है, जिसमें सबसे कम रिस्क इन्वॉल्व होगा मैं उसे उठा लूँगी, ठीक है। अगला देखो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, द डिसीजन of investment capital involves a number of calculation like availability of labor, technologies, regulations, income, not present value, etc. Before selecting the project the above points should be considered। अब देखो, क्या तुमने जिस एरिया में दुकान ली है तुम्हें वहाँ पर लेबर आसानी से मिल जाएगा, या फिर तुम्हें वहाँ पे टेक्नोलॉजीज आसानी से मिल जाएंगी। टेक्नोलॉजी जो भी है, तुम टेक्नोलॉजी क्या क्या पता मुझे आइसक्रीम की फ्रिज मिले ही ना, या मुझे केक का वो जो डिस्प्ले वाला होता है वो मिले ही ना, ठीक है। रेगुलेशंस, इनकम रेगुलेशंस, या इनकम तुम्हारी आ रही है नहीं आ रही है सच में सही में, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रख कर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। अगला देखो, अच्छा इसके इतने ही थे, हाँ तो ये 4 थे हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के, जिसमें था पहला कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट,
जहाँ पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे जिस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारा हमारा उसमें इनफ्लो और आउटफ्लो क्या रहेगा कैश का। अगला देखो रिटर्न ऑफ रिटर्न, जिस भी प्रोजेक्ट से हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा हम वो प्रोजेक्ट उठा लेंगे। ठीक है। अगला रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क हर चीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट में जिस प्रपोजल में हमें लगेगा कि इसमें सबसे कम रिस्क इन्वॉल्व है हम उसे उठा लेंगे। अगला हो गया इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, तो हमें ये सब चीज़ें कैलकुलेशन करके चलनी चाहिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर में हमें कितने पैसे लगेंगे, टेक्नोलॉजी में कितने लगेंगे, रेगुलेशंस में कितने लगेंगे। इन सब फैक्टर्स को हमें ध्यान में देख कर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है। फाइनेंसिंग डिसीजन हमने क्या पढ़ा था, किन किन चीज़ों से रिलेटेड होता है, डेप्ट और इक्विटी से, जो मैंने अभी तुम्हें पीछे चार्ट दिखाया था। ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, दिस डिसीजन रेफर्स टू द कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स लाइक इशू ऑफ शेयर। अब हमारे शेयर्स इशू करने में कितने पैसे लग रहे हैं, डिबेंचर्स में कितने लग रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन में कितने लग रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस। ठीक है, कि हम अपना जो शेयर है इसको किस रेट पर इशू करें। ठीक है। या फिर जो हमारे डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स को हम क्या ले, किस रेट पर खरीदे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ मतलब लोन वाला इंटरेस्ट। ठीक है। दिस मस्ट बी एन देयर मस्ट बी एन एडुकेट रेशियो ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। ठीक है। मतलब टोटल लाइबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी में एक एडुकेट रेशियो हो। ठीक है। In other words, there should be a proper balance between shareholder funds and borrowed fund. Shareholder funds और borrowed fund में proper balance हो। ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसमें कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी, इफ कैश फ्लो पोजीशन ऑफ अ कंपनी इज स्ट्रॉन्गर देन इट वुड बी बेनिफिशियल टू सेलेक्ट डेप्ट फाइनेंसिंग इंस्टेड ऑफ इक्विटी। ठीक है। बट इफ द कंपनी हैव शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो देन दे मस्ट गो फॉर ऑनर्स इक्विटी। अब देखो तुम लोग ये कहोगे कि अब जब इनकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो फिर डेप्ट तो फिर लोन क्यों लेने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अगर ये बात तो तुम हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है और वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो कभी भी अपने पैसों से अपना बिजनेस शुरू नहीं करेगा, वो हमेशा लोन लेके करेगा। क्योंकि उसे पता है कि उसके लोन लेने के बाद उसका बिजनेस इतना अच्छा चलेगा कि उसको क्या कहते हैं, उसको अपने पैसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। इनकेस अगर बिजनेस अच्छा नहीं लगा तो अपने पैसों से रीपेमेंट कर देगा लोन का। अब देखो यहाँ पे वो ये कह रहा है, अगर कंपनी को लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, ठीक है, तो कंपनी को क्या कहते हैं लोन लेना चाहिए, अपनी इक्विटी कैपिटल नहीं लगानी चाहिए। अगर लगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है तो फिर उसको ऑनर्स फंड से ही पैसे देने चाहिए। ठीक है। ऑनर्स फंड और बोरोड फंड में तुम्हें फ़र्क पता चल गया होगा। ऑनर्स फंड वो होता है जब कंपनी अपने पास से पैसे लगाती है, चाहे ऑनर लगाए, चाहे उसे इक्विटी शेयर इशू करने पड़े, चाहे प्रेफरेंस शेयर इशू करने पड़े, चाहे वो अपना बिजनेस रिटेन अर्निंग के थ्रू चलाए। और बोरोड फंड तब होता है जब वो लोन लेकर करता है या डिबेंचर्स इशू कर देता है अपनी कंपनी के, या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स करता है। ठीक है। और हाँ, या फिर लोन ले लेता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इन्हें कहते हैं हम बोरोड फंड। ठीक है। अब देखो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड थ्रू डिफरेंट सोर्सेज इज डिफरेंट, सो अ गुड फाइनेंस मैनेजर शुड सेलेक्ट द लीस्ट एक्सपेंसिव सोर्स। ठीक है। अब अलग अलग हर सोर्स की कॉस्ट ऑफ फंड अलग है। ठीक है। जैसे कि सपोज करो तुम्हें लोन में अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर तुम्हें कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, वो ज़्यादा रेट पे तुमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो तुमने सोच लिया कि एक काम करते हैं, कमर्शियल बैंक की जगह लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देख लेते हैं, क्या पता वो कम रेट पे दे दे। तो जहाँ पर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें लोन सही रेट पर मिल रहा है, तुम्हें ज़्यादा खर्चा नहीं आ रहा, तो तुम वो सोर्स ऑफ फंड यूज़ कर सकते हो। रिस्क इज़ ऑल्सो डिफरेंट, आइदर मोर और लेस।
in every source of fund, risk in debt or equity. So risk factor should also be considered before raising funds. ठीक है, रिस्क तो हर जगह पर है, लेकिन हमें रिस्क फैक्टर भी कंसिडर करना चाहिए. अगला क्या है, फ्लोटेशन कॉस्ट. अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, ये जो हम लोग अपने शेयर्स लिस्ट करते हैं, सिक्योरिटीज़ जो हम अपनी लिस्ट करते हैं, उन्हें उन्हें लिस्ट करने में जो पैसा लगता है उसे कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट. इट मीन्स कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स. ठीक है. In case of equity share, cost of advertisement, commission to brokers, expenses on prospectus. अब देखो क्या होगा, जब तुम इक्विटी शेयर रेस करोगे या तुम प्रेफरेंस शेयर रेस करोगे तो तुम्हें लोगों की नज़रों में अपनी कंपनी को लाना पड़ेगा. ठीक है. अब वो कैसे लाना पड़ेगा, तुम एडवर्टाइजमेंट करोगे. ठीक है. तुम ब्रोकर को कमीशन दोगे कि हमारे जो शेयर्स हैं ना ये सजेस्ट कर लोगों को लेने के लिए, या फिर अगर तुमने हमारे शेयर बिकवा दिए तो हम तुझे कमीशन देंगे. ठीक है. या फिर एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस, तुम अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्टस बनवाओगे. ठीक है. तो यहाँ पर भी तुम्हारी कॉस्ट लगेगी, फ्लोटेशन कॉस्ट. ठीक है. Are the common expenses. On the other hand, arrangement of loan is not costly source, so these factors should be considered. लोन के लिए तुम्हें किसी अलग पर्सनालिटी को हायर नहीं करना पड़ेगा, लोन लेने के लिए तुम्हें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करनी पड़ेगी. तो अब इसमें क्या बताया उसने, इक्विटी शेयर, इक्विटी में हमें थोड़े से एक्सपेंसेस, हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डेप्ट. ठीक है. क्योंकि डेप्ट में हमें लोन लेने के लिए किसी को हायर नहीं करना पड़ेगा या फिर किसी को कमीशन नहीं देना पड़ेगा कि हमें लोन दिलवा. ठीक है. अगला देखो, कंट्रोल कंसिडरेशन. इफ़ अ कंपनी वांट्स टू होल्ड फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस, then borrowed funds are preferable. On the other hand, if it is ready to accept interference of management, then it can go for issuing shares. अब देखो, अगर किसी को अपनी कंपनी पे पूरा का पूरा कंट्रोल चाहिए, उसे किसी के इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, तो लोन ले ले और कर खुद अपने हिसाब से काम. लेकिन अगर उसे चाहिए कि हाँ मुझे मिले 10-15 लोग एडवाइस देने वाले, तो फिर अपने शेयर्स इशू कर दे. अब तुम्हें लगता होगा कि शेयर होल्डर्स थोड़ा ना एडवाइस दे सकते हैं आके, राइट है उन्हें एडवाइस देने का आके, राइट है उन्हें कंपनी की मीटिंग्स में बैठ के, वो तुम्हें टोक सकते हैं एक चीज़ पे. ठीक है. तो अगर तुम चाहते हो कि कंपनी का पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो, तो तुम लोन ले लो. तुम्हारे पास अगर पैसे की कमी है तो लोन लो और चलाओ अपनी कंपनी अपने हिसाब से. लेकिन अगर यहीं पर तुम लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे नहीं पसंद है कि मुझे हाँ कोई बात नहीं, अगर 10-15 लोग मुझे बैठ के एडवाइस भी देंगे तो क्या हो गया, तो फिर तुम लोग इक्विटी शेयर्स इशू कर दो. ठीक है. अब अगला देखो, अगला क्या है इसके, हाँ अभी तो है. अगला देखो, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट और शेयर मार्केट कंडीशन. अब देखो, द कंडीशन ऑफ कैपिटल मार्केट, the condition of capital market also help in deciding the type of securities to be issued. During boom period, more and more investors are ready to invest in equity shares, but during the depression period, people like debt security. अब देखो क्या होता है, एक इंसान है, वो शेयर मार्केट में पैसे लगाता है. ठीक है. एक टाइम आया शेयर मार्केट में उसे बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत प्रॉफिट हुआ. ठीक है. बूम पीरियड चल रहा था. ठीक है. प्रॉफिट हो गया. फिर उसके बाद उसने लालच में आके अपने और पैसे लगा दिए. अब आ गया रिसेशन या डिप्रेशन, जिसमें इंसान चला जाता है शेयर मार्केट में लॉस के बाद. ठीक है. अब रिसेशन आ गया, तो अब क्या हुआ, अब उसके पैसे डूबने शुरू हो गए. तो अब उसने क्या करा, अब उसने शेयर मार्केट में पैसे लगाने ही बंद कर दिए. तो ये जो ट्रेड साइकिल होती है, डैट इज़ जिसमें आता है बूम, रिसेशन, डिप्रेशन पीरियड, ये जो आता है, तो ये भी आपकी कैपिटल मार्केट को, शेयर मार्केट को बहुत इम्पैक्ट करती है. ठीक है. अगर बूम चल रहा है तो लोग पैसे लगाना चाहेंगे तुम्हारी कंपनी में, तो अगर बूम चल रहा है तो तुम इक्विटी के थ्रू पैसे कमाओ, क्योंकि लोग आएंगे पैसे लगाने तुम्हारी कंपनी में. ठीक है. इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग. लेकिन अगर डिप्रेशन पीरियड चल रहा है, फिर भैया लोन लेके अपना बिजनेस कंटिन्यू करने की कोशिश करो. ठीक है. अब देखो, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. अब ये क्या होती है, इफ़ अ बिजनेस हैज़ हाई होल्डर्स, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, देन शेयर
देन shareholder fund must be preferred. On the other hand, if operating costs are less, then borrowed fund must be preferred. अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो तुम लोग चले जाओ इस पे। हाँ, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो इक्विटी के लिए चले जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो फिर तुम लोग चले जाओ बोरोड के लिए, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा पैसा उधार लोगे उतना ज़्यादा तुम्हें रिफंड वापस भी तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब डेली एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस जो है तुम्हारे। ठीक है, अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो। इफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी इज लो, then borrowed fund will be risky because interest is paid on fixed time. On the other hand, if the return on investment of a company is high, then the company should use more debt to increase the profit एंड द बेनिफिट इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स। अगर तुम्हारे बिजनेस की हालत अच्छी नहीं है, रिटर्न तुम्हें सही टाइम पे नहीं आ रहा, रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा, तो फिर तुम खुद अपने पैसे लगाओ। ठीक है, क्योंकि तुम्हें लोन का जो रीपेमेंट है विद इंटरेस्ट तुम्हें हर महीने ईएमआई देनी है। अगर तुम्हारी हर महीने की ईएमआई 20,000 है ना फिक्स, तो वो हर महीने 20,000 ही जाएगी, चाहे तुम्हें प्रॉफिट 25,000 का हो, चाहे तुम्हें प्रॉफिट 15,000 का हो। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं मिल रहा तो तुम फिर खुद से पैसे लगाओ, इक्विटी के लिए जाओ, लोगों को बुलाओ पैसे लगाने के लिए। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो फिर तुम उधार ले लो। ठीक है, अगला देखो टैक्स रेट। हायर टैक्स रेट अट्रैक्ट द बोरोइंग बिकॉज इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल एक्सपेंसेस एंड इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हाँ, ज़्यादा टैक्स रेट लग रहा है। देखो इसने यहाँ पे ये बोला है हायर टैक्स रेट अट्रैक्ट्स बोरोइंग्स। अगर तुम पे ज़्यादा पैसा, ज़्यादा क्या बोलते हैं इसे, अगर तुम्हें ज़्यादा टैक्स लग रहा है मतलब तुम्हारी बोरोइंग्स ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। फॉर द एडुकेट कॉम्पनसेशन ऑफ डेप्ट और इक्विटी, द फैक्टर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी कंसिडर्ड इन द माइंड बिकॉज अ फर्म यूजेज अ डेप्ट potential to the full, it loses flexibility issue further depths. So a good finance structure should be flexible enough to have a scope for expansion. अभी हम इस पॉइंट को देखेंगे, इसमें कुछ मिसिंग है शायद। ठीक है, अब देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है। एवरी कंपनी शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस इशूड बाय कंपनी एक्ट एंड सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। सो इट ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं सेबी ने और कंपनीज एक्ट ने तुम्हारी कंपनी को रन करने के लिए। तो कृपया जो भी आप करेंगे काम, उन्हें इनके ध्यान में रख कर करें। ठीक है, क्या ये चीज़ कंपनीज एक्ट के अंडर में या सेबी के अंडर में आती है या नहीं आती है, वरना वो तुम पे बहुत अच्छी खासी पेनल्टीज लगा देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फाइनेंस डिसीजन। देखो नेक्स्ट इज डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन क्या होता है। डिविडेंड डिसीजन होता है हमारा रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड प्रॉफिट या फिर डिविडेंड से। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। इन दिस डिसीजन अ फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड हाउ मच ऑफ अ टोटल प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच इज रिटेन्ड बाय द कंपनी। अब देखो जैसे कि सपोज करो मुझे 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अब मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे इसमें से कितना अपने शेयर होल्डर्स के बीच में एज अ डिविडेंड पे करना है और कितना मुझे प्रॉफिट अपना रिटेन करना है आगे की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की आगे की एक्सपेंशन के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए। ठीक है, अब देखो so a finance manager tries to maintain a balance between retained profit and divisible profit. Divisible profit मतलब वही वो जितना देगा शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। अब ये क्या क्या होते हैं। अमाउंट ऑफ अर्निंग, डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट इफ द करेंट ईयर प्रॉफिट इज
अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट में से देते हैं हम। अगर करंट ईयर का प्रॉफिट जो है कंपनी का, कंपनी हैविंग गुड अर्निंग कैन डिक्लेयर हाई डिविडेंड। अगर कंपनी को अच्छी अर्निंग हुई है तो वो कभी कभी ज़्यादा डिविडेंड भी पे कर देती है, ठीक है, प्रॉफिट रिटेन करके थोड़ा सा। और उन्हें लगता है कि हाँ इस बार ज़्यादा ज़्यादा ही प्रॉफिट हो गया हमारी एक्सपेक्टेशन से, तो कुछ रिटेन कर दिया कंपनी के लिए और थोड़ा सा हाई डिविडेंड दे दिया इस बार शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अगला देखो, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अ कंपनी हैविंग स्टेबल इनकम कैन डिक्लेयर हायर डिविडेंड, वेयर इज अ कंपनी हैविंग अनस्टेबल इनकम इज लाइकली टू पे अ लोअर डिविडेंड। अब देखो स्टेबल इनकम क्या होता है, जैसे कि सपोज करो हर साल कंपनी को हो रहा है 2 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट, 2.5 लाख का प्रॉफिट, 3 लाख का प्रॉफिट, तो वो हाई डिविडेंड दे सकती है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी को हो रहा है अनस्टेबल अर्निंग हो रही है कंपनी की, अगर कंपनी की अर्निंग जो है वो अनस्टेबल हो रही है, तो फिर ज़रूरी नहीं है तुम्हें कि तुम लोग हायर डिविडेंड ही पे करोगे, तुम लो डिविडेंड भी पे कर सकते हो। जैसे एक्सपेक्टेड थी 2 लाख, हो गई 1,80,000 या 1 लाख हो गई, तो उस साल तुम लोग कम डिविडेंड दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला देखो, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। मोस्ट ऑफ द कंपनी फॉलो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी बिकॉज द पॉलिसी हैव फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब जो कंपनी है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड फॉलो करती हैं। मतलब उन्होंने अगर सोच रखा है कि हर साल हम अपने प्रॉफिट का 10% शेयर होल्डर्स को देंगे, तो कोशिश करते हैं कि 10% ही दे, ताकि मार्केट वैल्यू बनी रहे हमारी कंपनी की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ग्रुप अपॉर्चुनिटी। ये क्या होता है, कंपनी हैविंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सॉरी नॉट ग्रुप अपॉर्चुनिटी, कंपनी हैविंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डिक्लेयर लेस डिविडेंड एंड रिटेन मोर मनी फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। ऑन द अदर हैंड, इफ अ कंपनी हैज़ नो अपॉर्चुनिटी, देन इट कैन पे हायर डिविडेंड। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो तुम शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड दो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाओ कंपनी का उन प्रोजेक्ट्स में लगाने के लिए। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी कंपनी की कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, नहीं आ रहे तुम्हारे पास कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो डिविडेंड दे दो। अब अगला देखो, कैश फ्लो पोजीशन। अब ये क्या होता है, once the dividend has been declared by the company, it becomes a liability. In this way, company must have sufficient cash to pay the dividend. अगर एक बार कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया कि मैं 10% डिविडेंड दूंगा इस साल, तो फिर अब वो लाइबिलिटी बन गया है, अब कंपनी को 10% डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी के पास इतना पैसा होना चाहिए कि इन केस अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी वो डिविडेंड दे सके शेयर होल्डर्स को, ठीक है। अगला देखो, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। वाइल डिक्लेयरिंग डिविडेंड, द मैनेजमेंट शुड कीप इन माइंड द प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स बिकॉज सम शेयर होल्डर्स डिपेंड अपॉन द रेगुलर इनकम ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब यही है कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते टाइम ध्यान रखना कि कुछ शेयर होल्डर्स की जो इनकम होती है वो डिविडेंड के थ्रू ही होती है। अब देखो टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, डिविडेंड decision is also affected by tax policy. If tax rates are higher, then it would be better to pay lower dividend. On the other hand, if tax rates are lower then higher, अगर तुम्हें लगता है कि जो टैक्स का रेट है, जो तुम्हारा टैक्स गया है वो ज़्यादा गया है, तो तुम डिविडेंड कम दे दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टैक्स का रेट कम है, टैक्स तुम्हारा कम गया है, तो तुम ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हो, ठीक है। अगला देखो, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। इफ अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स हायर डिविडेंड, इट इज कंसिडर्ड गुड न्यूज़ for of the company and as a result share price got up. Similarly, if less dividend was declared, share price will go down. अब देखो स्टॉक मार्केट में तुम्हारी कंपनी लिस्ट हुई हुई है, ठीक है, तुमने अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड दे दिया, मतलब अब लोगों की नज़रों में क्या आएगा कि कंपनी अच्छी चल रही है, कंपनी की ग्रोथ हो रही है, कंपनी को प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, इसलिए ज़्यादा डिविडेंड दिया है उन लोगों ने, ठीक है। तो तुम्हारा जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। और अगर तुमने कम डिविडेंड दिया है तो लोगों को लगेगा कि यार कंपनी लॉस में चल रही है, अब मैं इसमें क्या ही इन्वेस्ट करूँ, तो कंपनी की फेस वैल्यू कम हो जाएगी। अब देखो, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अब ये क्या होता है, इफ़ अ कंपनी कैन ईजीली अप्रोच टू द पब्लिक फॉर रेजिंग फंड्स, देन इट कैन गिव मोर डिविडेंड, बट इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू अप्रोच कैपिटल मार्केट, देन इट विल डिक्लेयर लो डिविडेंड। देयरफॉर मोस्ट ब्लू चिप कंपनीज रेज फंड्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट एंड डिक्लेयर हायर डिविडेंड। अगर तुम लोगों को लगता है
ठीक है, अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम ऑनर्स फंड में से पैसे लगा सकते हो, मतलब तुम इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर रेस करके अपनी कंपनी की ग्रोथ कर सकते हो, तो फिर तुम्हें उन लोगों को ज़्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, और अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर तुमने लोन भी लिया हुआ है तो अब तुम कैसे दोगे अपने उनको लोगों को डिविडेंड, तो फिर तुम्हें कम डिविडेंड देना चाहिए। और जो ब्लू चिप कंपनीज होती हैं ये क्या करती हैं, ये कैपिटल रेज करने के लिए अपने शेयर्स इशू करती हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करती हैं, ये कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती हैं। अब लीगल रिस्ट्रिक्शन क्या है, लीगल प्रोविजंस आर ऑल्सो कंसिडर्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। एज पर द लीगल प्रोविजंस अ कंपनी कैन नॉट पे डिविडेंड अप dividend out of its paid up capital, and dividend is paid only out of current year profit or past year profit after providing depreciation fund। तुम जो डिविडेंड है ना वो कभी भी अपनी कैपिटल में से नहीं दे सकते, डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में से देगी कंपनी, चाहे इस साल के प्रॉफिट में से दे चाहे पिछले साल के प्रॉफिट में से दे। डिविडेंड कभी भी कैपिटल में से नहीं देते, डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में से देते हैं। ठीक है, अगला देखो कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। अब ये क्या होता है, when company take long term loan, then financer, banker, financial institution may put some restrictions on the payment of dividend in future, so a company has to follow these constraints। अब सपोज करो तुमने किसी बैंक से लोन लिया है, ठीक है, तुम उसका इंटरेस्ट दे रहे हो, तो कई बार ना ऐसा होता है कि बैंक सोचता है कि थोड़ा सा कंपनी भी कमा ले, तो वो लोग क्या करते हैं, वो ना कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि तुम डिविडेंड नहीं पे कर सकते। तो कंपनी को ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, कंपनी को ये चीज़ें, ये रूल्स भी थोड़े से फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। टॉपिक देखो फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है कि हमें अपना पैसा कहाँ लगाना है, कब किस चीज़ पर लगाना है, किस प्रोजेक्ट पे खर्च करना है, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, अब आओ इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और इसके रूल्स पढ़ते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स एस्टिमेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स एंड फिक्सिंग इट कॉम्पोजिशन टू अवॉइड प्रॉब्लम और शॉर्टेज और प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ फंड्स। ठीक है, फंड्स को ऐसे अरेंज करना, ऐसे एस्टिमेट लगाना फंड्स का कि ना तो हमारे पास ज़्यादा पैसा हो ना हमारे पास बहुत कम पैसा हो। ठीक है, क्योंकि बहुत कम भी दिक्कत दे जाता है, और जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होता है तो हम लोग ऑब्वियसली ओवर स्पेंड कर देते हैं, ये सोच के कि अरे अभी तो है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है करके हम लोग ओवर स्पेंड कर देते हैं। तो सरप्लस भी नहीं होना चाहिए और शॉर्टेज भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड, ऑन वॉट टू स्पेंड एंड व्हेन टू स्पेंड। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कल हम लोग अपना चीट डे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये खैर एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। तो कल हम लोग अपना चीट डे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि अच्छा अगर हमें मोमो खाने हैं तो हम एक ही प्लेट मोमो में से 2 लोग खा लेंगे। ठीक है, अगर हमें डोसा खाना है तो हम एक ही चीज़ एक ही प्लेट डोसे में से दोनों लोग खा लेंगे। ठीक है, तो हाउ मच टू स्पेंड, हमें कितना स्पेंड करना है मोमो पे, हमें कितना स्पेंड करना है डोसे पे, ये हमने पहले से ही एडवांस में प्लान करके रख लिया। आई एम रियली सॉरी अगर मैं डोसा गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो बाद में प्लीज़ मुझे कोई कमेंट करके कहेगा नहीं। अगला देखो ऑन वॉट टू स्पेंड। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे मोमो और डोसे पे स्पेंड करना है। ठीक है, एंड व्हेन टू स्पेंड, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कल स्पेंड करना है। ठीक है, डैट इज इट प्रोवाइड अ वाइड पिक्चर ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। इससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि मेरा कल आउटफ्लो ऑफ कैश कितना होगा। ठीक है, या फिर अगर मैं कंपनी के प्रोजेक्ट की बात करूँ तो उन्हें पता चल जाएगा कि अच्छा अगर हम इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगा रहे हैं तो हमें पैसा कितना रिटर्न में मिलेगा और कितना हमारे पास से जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर दे आर रिक्वायर्ड। ये एंश्योर करना कि जब भी हमें पैसे की ज़रूरत होगी पैसा हमारे पास हो। ठीक है, या उसे जल्दी से जल्दी अरेंज करना। ठीक है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू इंश्योर दैट सफिशिएंट फंड शुड बी अवेलेबल टू द कंपनी एट द राइट टाइम विद मिनिमम कॉस्ट। एक सफिशिएंट फंड हो कंपनी के पास जब, ताकि अगर उसे ज़रूरत पड़े एकदम से कहीं पे पैसे लगाने की तो उसके पास हो वो चीज़।
अगला देखो, टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज एक्सेस रिसोर्सेज। द सेकेंड ऑब्जेक्ट is to see that the funds should not be accessed because access funds are costly or ideal. It will increase the cost and will encourage for wasteful expenditure. वही अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हम लोग ऑब्वियसली ओवर स्पेंड करेंगे। कल हम लोग जाएंगे 200 दोनों 100 रुपये लेकर, तो हम लोग स्पेंड करेंगे, हमें पता है हमारे पास सिर्फ 200 रुपये हैं, हमें वही स्पेंड करने हैं। एक्सेस हम फालतू, हमारे पास पैसा ही नहीं है। अब अगला देखो, रोल और इम्पॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की। ठीक है, हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड्स। फाइनेंशियल प्लानिंग एस्टिमेट्स कॉस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स एंड हेल्प टू अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ फंड। अगर जैसे मैंने तुम लोगों को अभी बताया कि हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि हमें मोमो पे इतने पैसे खर्च करने हैं, हमें डोसे पे इतने पैसे खर्च करने हैं, और हम दोनों लेके जा रहे हैं अपनी जेब में 100 रुपये। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि हाँ मोमो पे इतने पैसे खर्च करूँगी, डोसे पे इतने पैसे खर्च करूँगी, तो मेरे 200 रुपये लग जाएंगे आराम से। ठीक है, तो अब ना तो मेरे पास इससे ज़्यादा पैसा होगा, क्योंकि अगर सरप्लस होगा तो मैं ओवर स्पेंड करूँगी, और ना ही मेरे पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स होगा। ठीक है, अगला देखो, हेल्प इन फिक्सिंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, फॉर एवरी कंपनी फंड्स आर रेज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक शेयर, डिबेंचर्स, long term loans, etc. So with the help of financial planning an optimum capital structure should be decided. अब क्या होता है कि हर कंपनी अपना जो कैपिटल है, अपना जो फंड है, वो कहाँ कहाँ से रेस कर सकती है। लोगों को बोल सकती है इक्विटी शेयर्स के लिए, डिबेंचर्स दे सकती है लोगों को, और क्या होता है लॉन्ग टर्म लोन ले सकती है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, अब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। ठीक है, हम लोग डिसाइड करेंगे बैठ के कि क्या हमें लोन लेना चाहिए बाहर से, या फिर क्या हमें इक्विटी कैपिटल रेस करनी चाहिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग से हम एक ऑप्टिमम, एक बेस्ट ऑल्टरनेट सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, प्लानिंग से याद आया, प्लानिंग से हम लोग सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेट करते थे। ठीक है, तो ये देखो मैंने लिंकअप कर दिया। अब देखो, हेल्प इन इन्वेस्टिंग द फाइनेंस ऑन राइट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, हेल्प इन इन्वेस्टिंग द फाइनेंस ऑन राइट प्रोजेक्ट। फाइनेंशियल मार्केट सजेस्ट हाउ टू यूटिलाइज इन्वेस्टेड फंड फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल प्लानिंग ही हमें सजेस्ट करती है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारा जो पैसा है, हमें उसे कैसे यूज़ करना है सही प्रोजेक्ट पे। ठीक है, जैसे कि सपोज करो, अब जो है हमारे पास प्रोजेक्ट ए है, एक प्रोजेक्ट बी है। ठीक है, मेरे पास जो पैसा है, मेरे पास लगाने के लिए 10 लाख रुपए हैं, जो मैं बिना किसी प्रेशर के लगा सकती हूँ। ठीक है, अब जो प्रोजेक्ट ए है वो मांगता है मेरे से 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, और वो मुझे 20% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, और एक जो दूसरा प्रोजेक्ट बी है वो मांग रहा है मेरे से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, और वो मुझे 15% का रिटर्न देना है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करूँगी? मैं ऑब्वियसली प्रोजेक्ट ए चूज़ करूँगी। एक तो मेरे से 9 लाख की इन्वेस्टमेंट मांग रहा है, ऊपर से मुझे 20% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस चीज़ों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है कि सही प्रोजेक्ट में पैसे लगाऊँ। ठीक है, base for financial control. Financial planning helps the financial manager to control financial activities of whole enterprise. पूरी की पूरी देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, एक कंपनी का बेस है कि तुम किस तरीके से अपनी कंपनी का पैसा यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे उसने यही बोला, बेस फॉर कंट्रोल, बेस फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है, हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक एंड सरप्राइज। अब ये देखो इसमें क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स टू अवॉइड शॉक एंड सरप्राइज विच कंपनी फेसेस इन फ्यूचर। क्या पता आगे जाके, आज बहुत अच्छी रेपुटेशन है मेरी कंपनी की, कि अब क्या पता आगे जाके गिर जाए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग मुझे इन सब चीज़ों से थोड़ा बचा के रखती है। ठीक है, अगर मैं अभी से अपने पैसे सेव करना शुरू कर दूँ, या तुम लोग अपने पैसे सेव करना शुरू कर दो, ये आलतू फालतू चीज़ों में ना बर्बाद करो। ठीक है, तो क्या होगा, इससे आगे जाके हम लोग एक अच्छी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर अभी के एक घटिया से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से अच्छा और 4-5 महीने रुक के एक अच्छे से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखो, लिंक्स प्रेजेंट विथ फ्यूचर। प्लानिंग हम लोग हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग
relates not only with the present financial requirements but also with the future requirements. ठीक है, अगला देखो, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, लेबर थ्रू बजट्स। ठीक है, अब वो देखेगा कि मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना पैसा लगाना चाहिए, मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितना पैसा लगाना चाहिए, या फिर मुझे लेबर्स के थ्रू कितने लेबर को कितना पैसा देना चाहिए। ठीक है, अब देखो, हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, उसको एक ऐसा बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा, एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान, एक ऐसा इन्वेस्टिंग प्लान बनाना पड़ेगा जहाँ पर जितने भी पैसे हैं हमारे पास, अगर हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, मुझे 1 लाख रुपए में पूरी कंपनी का खर्चा चलाना है, तो अब वो सोचेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें मैं ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँ, या फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरी दूँ, लेबर को वेजेस दूँ, या मैं क्या करूँ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस, ऑल बिजनेस प्लान डिपेंड्स अपॉन द साउंडनेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ही तुम्हारी कंपनी है, तो जो तुम्हारे पास पैसा है ना, उसे अच्छे से यूटिलाइज करो, आलतू फालतू चीज़ों में बर्बाद मत करो। ठीक है, अब देखो, developing a sound capital structure, it develops a sound capital structure which means maximum return to the shareholders। अब शेयर होल्डर्स को भी तो अपना रिटर्न दोगे ना, अगर वो तुम्हारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो वो भी तो चाहते हैं ना, उन्हें भी कुछ पैसा रिटर्न में मिले एज अ डिविडेंड, तो उन्हें भी एक अच्छा रिटर्न देना। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़े हैं ये टॉपिक्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर हमने 3 टाइप के डिसीजंस हैं और जो उन्हें फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, हमने वो सब कुछ पढ़ा है आज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा डेप्थ और इक्विटी, डिविडेंड डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड। ठीक है, फिर दूसरा पढ़ा है हमने फाइनेंशियल प्लानिंग, उसका रोल और उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसकी इम्पोर्टेंस। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। थक गई हूँ मैं बोल बोल के, तो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। अब मैं ये सेशन अपलोड कर रही हूँ और मैं तुम लोगों के लिए आगे का फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, तो कृपया करके मेरी वीडियोस को देखो। तुम्हें कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो तुम मुझे कमेंट करो, मैं तुम लोगों की क्वेरी सॉल्व करूँगी। और एक चीज़ और, अगर तुम लोगों को नोट्स चाहिए तो भी तुम लोग मुझे कमेंट करो, मैं तुम्हें नोट्स भेज दूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये जो आगे के 4 चैप्टर्स हैं ये तुम लोगों को बुक में से पढ़ने चाहिए, क्योंकि बुक में बहुत गंदे तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, बुक उठाओ सिर्फ केस स्टडीज़ के लिए। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को नोट्स चाहिए तो तुम लोग मुझे बताओ, मैं तुम लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँगी। और अब मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू, बाय।